नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जॉब फोकस में। चलिए दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो अपनी कल की क्लास देख लेंगे। जिस स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी होगी तो कल की क्लास देख ले, क्योंकि जिसने कल की क्लास नहीं देखी उसको आज की क्लास में बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ा है तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का कंटेंट हम शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है और मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इनके बारे में हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इनके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई। और पिछली क्लास के बारे में अगर किसी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का कंटेंट अपना शुरू करते हैं। हमने मास के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? एक पदार्थ के अंदर के अमाउंट कितना है किसका, मैटर का। समझे ना, मास वो मास होगा। मेजरली किस में किया जाता है इसको? किलोग्राम में। इसके बाद हमने वॉल्यूम को भी पढ़ा। ये मास को द्रव्यमान और आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। भाई ये कितना स्पेस को ऑक्यूपाई, कितना स्थान ये घेर रहा है, ये क्या है? इसका वॉल्यूम है। और कितना इसके अंदर मैटर है, ये इसका मास है। तो इनके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। एक अनादर चीज आई हमारे सामने, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में भी हम कुछ जान चुके थे। आगे के बारे में हम क्या देखते हैं, हमें इनसे ये नॉलेज मिलती है कि कोई भी धरती पे या फिर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज है उसकी मास भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा। ये दो है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी होगी। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उपलब्ध है उसका मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, तो उसकी क्या होगी? डेंसिटी भी होगी। इसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। आगे के बारे में क्या स्टडी करते हैं? अगर डेंसिटी को हमने पढ़ा था पिछली बार कि रोग से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब डेंसिटी को अपन मेजरली निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगी? डेंसिटी होगी। मास को मेजरली किया जाता है किलोग्राम में, वॉल्यूम को मीटर 3 में। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर क्यूब है ना। किलोग्राम मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। इसके बाद अगर हमें मास निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमने मास निकालना है तो मास किसके इक्वल होगा? ये डिवाइड में तो इस साइड आगे कैसे में हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ऐसे ही हमें अगर किसी चीज की क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है तो क्या होगा? वॉल्यूम। ऐसे न्यूमेरिकल सम आते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास दे दिया जाएगा, डेंसिटी दे दी जाएगी, या फिर उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, या फिर किसी चीज़ की वॉल्यूम और डेंसिटी दे दी जाएगी, उसका मास निकालना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत टाइप के देखने को मिलते हैं। इस टाइप के वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मास इस साइड दिया हुआ है, इसके अपॉन में क्या चला जाएगा? डेंसिटी चली जाएगी। ऐसे ही वॉल्यूम निकलेगा। अगर डेंसिटी हमें निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास हमें निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हमें निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी होगा। इसके बाद देखते हैं हम क्या होता है।
अब थोड़ा टॉपिक के बारे में क्लासिफाई कर देता हूं मैं आपको। अब मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर की स्टेट पढ़ेंगे। तो मैटर की स्टेट को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 क्लासिफिकेशन हो गए ना, जो मैटर का क्लासिफिकेशन बोलेंगे तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होगा मैटर का। नंबर 1 क्या होगा, सॉलिड, सेकंड लिक्विड, एंड लास्ट वन क्या होगा, गैस। मैटर का स्टेट के बोले जाएगा तो फिर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। जितने भी आपने सराउंडिंग नियर बाई या फिर जितने भी आपको पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आपको मैटर दिख रहे हैं ना, वो 3 ही शेप में मिलेगी। या तो कोई सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, या गैस स्टेट में होगा। हिंदी में भी लिख लेते हैं, हिंदी में देख लो। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था या फिर गैस अवस्था। ये 3 चीजों में मिलेगी आपको। जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में दिखाई देगी वो सिर्फ आपको 3 ही चीज में दिखेगी। या तो वो चीज सॉलिड होगी, ठोस होगी, लिक्विड होगी, द्रव में होगी, द्रव या फिर तरल, तरल में होगी, या फिर गैस में होगी। ये 3 ही चीज देखने को आपको मिलेगी। सभी चीजें मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर को हमने कितने भागों में विभाजित किया है, 3 चीजों में विभाजित किया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। इसके बाद में हम देखते हैं इनको एक अलग अलग से क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा कुछ टॉपिक से हटके एक चीज को करना होगा। आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था, मास पढ़ा हमने, वॉल्यूम भी पढ़ा हमने, डेंसिटी भी पढ़ा। अब मान के चलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। देखो विद एन एग्जाम्पल करते हैं, कोई भी देखना। मान के चलो कोई भी ए ऑब्जेक्ट है, ये कोई ए ऑब्जेक्ट, ये कोई बॉल लगाओ या फिर कुछ भी लगा सकते हो आप। ये कोई ए ऑब्जेक्ट है। सेम यहाँ पे बी भी कोई ऑब्जेक्ट है। ये ए कोई ऑब्जेक्ट है और ये बी कोई ऑब्जेक्ट है। ए का भी अपना कोई वॉल्यूम है, इसका भी अपना कोई मास है, बी का भी अपना कोई मास है, इसका भी अपना कोई वॉल्यूम है और इसका भी कोई अपना वॉल्यूम है। अब 2 ऑब्जेक्ट है ना, 2 ऑब्जेक्टों के बीच में लगने वाली फोर्स, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स, जैसे देखो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई अनदर ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल मोलिकुलर फोर्स। इंटरनल मोलिकुलर फोर्स। इस वस्तु को, इसका कोई अपना मास है, इस वस्तु का भी कोई अपना मास है। मतलब m1 वस्तु, इसको m1 मास मान लेते हैं, इसको m2 मास मान लेते हैं। m1 मास की वस्तु कोई m2 मास पर फोर्स लगा रही है और इनके बीच की डिस्टेंस है r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r दी गई है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर r स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं और एक सार्वत्रिक गुणसूत्र G1 इज इक्वल टू किसके होगा, फोर्स होगा। भाई इनके बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, m1 की वस्तु और m2 की वस्तु का मल्टीप्लिकेशन और G
जी एक सार्वत्रिक गुणसूत्र है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इनके बीच का डिस्टेंस, रेडियस, इनके बीच का डिस्टेंस, इन पे फोर्स लग रहा है, इसका मान सार्वत्रिक रहता है। सार्वत्रिक का मतलब इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहता है। इसका मान नियत क्या रहता है? 6 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ये मान इसका नियत रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये फोर्स तो लग ही रही है, देन मल्टीप्लिकेशन उनके मास के अकॉर्डिंग उनके बीच में फोर्स लग रही है। एग्जाम्पल से करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने मान ला कोई ये आयरन की रोड है, ये कोई आयरन की रोड है, ये आयरन की रोड है, इसका ये मॉलिक्यूल और इसका ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में इतनी फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच में इतनी फोर्स लग रही है। अगर इनके बीच में स्पेस है कम, देखो अगर हम इससे कम से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला मान ज़्यादा आएगा ना। अगर इनके बीच में स्पेस है कम, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस कम है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस कम है, तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल नज़दीक है। जिस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल नज़दीक है उसके अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लग रही है। आयरन की रॉड स्ट्रॉन्ग क्यों है? सॉलिड स्टेट में क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल नज़दीक है। उसके पार्टिकल नज़दीक होने के कारण उसके अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ज़्यादा लग रही है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में होती है। अगर जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है यदि किसी ऑब्जेक्ट में, तो गैस स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में जकड़न बहुत होगी। जो भी अपने मॉलिक्यूल होगे ना, उनके जो भी मॉलिक्यूल होगे, मैटर के सब्सटेंस होगे जो भी, उनके बीच में जकड़न ज़्यादा होगी तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। जितना ज़्यादा नज़दीक होगे उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर फोर्स होगी। समझे ना? ये बहुत ही जरूरी था आपके लिए टॉपिक समझना। आइए आज हम क्लासिफाई करते हैं आगे कि क्या सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैसीय स्टेट क्या होती है। हमने मैटर की स्टेट को क्लासिफाई किया। मैटर क्लासिफिकेशन, मैटर का हमने क्लासिफिकेशन किया। मैटर का क्लासिफिकेशन हमने 3 तरह से किया। अब ध्यान से देखना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ये विजिबल है ना? आइए हम पहले सॉलिड स्टेट के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होती है? ठोस अवस्था। जिस स्टूडेंट ने पहली क्लास देखी होगी तो उसको ये पता होगा कि मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है। तो ठोस अवस्था क्या होगी? ठोस अवस्था में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठोस अवस्था में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉल्यूम एंड शेप क्या होगी? फिक्स होगी। सॉलिड स्टेट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉल्यूम भी और उसकी शेप भी क्या होगी? फिक्स होगी। अब ये सॉलिड स्टेट में है, इसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकली टाइप है, इस सिलेंड्रिकली टाइप है, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं और इसका क्या शेप भी फिक्स है भाई, इसकी ये शेप भी फिक्स है। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। तो जो भी सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉल्यूम और शेप क्या होगी? फिक्स होगी। उसका वॉल्यूम और शेप उसकी क्या होगी?
फिक्स होगी। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होती है उसको हम भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे किसी प्रेशर से या फिर किसी फोर्स से उसकी शेप में चेंज करना चाहूँ, उसकी शेप में मैं क्या करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो कितना चेंज होगा, इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता। अगर मैं इसकी थोड़ा प्रेशर से इसकी शेप में चेंज करना चाहूँ तो बहुत ही रेयर चांस है इसकी शेप में चेंज होने का, इसकी शेप में चेंज होने का बहुत ही रेयर चांस है। इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम है। तो जितने भी सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी ठोस अवस्था की वस्तुएं होती है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। और उनका वॉल्यूम और शेप क्या होती है, उनकी फिक्स होती है। आगे देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आकार नहीं बदलता उनका, प्रेशर से या फिर किसी भी फोर्स से उसका आकार हम नहीं बदल सकते, वो क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी होगी उसकी। अच्छा, हमने पढ़ा इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, उसका शेप भी फिक्स है। शेप का मतलब इसका आकार फिक्स है भाई। वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसका आयतन। शेप का मतलब आकार, इसका क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम और शेप फिक्स है, इसका मतलब इसकी अपनी कोई डेंसिटी भी होगी, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ये साथ साथ में नोट करते रहना दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं ना, तो साथ साथ में नोट करते रहना। डेंसिटी सॉलिड स्टेट की क्या होती है, हाई होती है। अच्छा, और क्या जाना हमें, अभी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में जाना था। इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटरनल मोलिकुलर फोर्स। तो जो सॉलिड स्टेट की कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस बहुत ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ये सॉलिड स्टेट में क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल है ना जो नियरेस्ट है भाई, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में गैप बहुत कम है। गैप कम होने के कारण इनके आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा है। इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा है, इस कारण ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसके एग्जाम्पल देखने को बहुत ही मिलेंगे आपको। वुड है, लकड़ी है, आयरन है, या अनादर बहुत जो भी चीज़ तुम्हें दिखने की, प्लास्टिक वगैरह जो भी चीज़, रबर बैंड वगैरह तुम्हें दिखाई देता है आजकल, स्पंज भी इसके सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है, एक रबड़ भी सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। तो ये सभी स्टेट में सॉलिड स्टेट में होती है। आगे देखते हैं हम लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट क्या होती है, देखो सेकंड वन, लिक्विड स्टेट। तरल अवस्था। अब अज्यूम कीजिए कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली। अज्यूम कीजिए कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली। कोल्ड ड्रिंक पी भी लेते हो वैसे तो आप आजकल। कोल्ड ड्रिंक की वस्तु ली है आपने, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है आपने। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है मान के चलो। अब ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है,
तुम किसी शॉप से लेके आए, लिक्विड स्टेट की शेप थी ना जो इस बोतल की शेप है, जो ऐसी शेप थी, घर आते ही आपने किसी से बड़े बर्तन में डाल दिया। घर आते ही आपने कोल्ड ड्रिंक को बड़ी इस बर्तन में डाल दिया, क्या उसकी शेप वही रही? नहीं रही ना, उसकी शेप में क्या हुआ? चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ से वॉल्यूम इसका क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती। इसकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड स्टेट की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती। रीजन क्या है भाई? लिक्विड स्टेट में जिस भी ऑब्जेक्ट में आप डालो वो उसकी शेप ले लेता है। लिक्विड स्टेट के किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान के चलो आपने पानी ही लिया, H2O, पानी लिया आपने, पानी को आप जिस भी आकार के बर्तन में डालोगे, आप पानी को जिस भी आकार की बोतल में डालोगे वो वैसा ही क्या आकार ले लेगा, समझे ना? इसका मतलब क्या, उसकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। उसकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है उसका। आती है इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात। इंटरनल या फिर इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल मोलिकुलर फोर्स। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स में कम होती है। इसका रीजन क्या है? इसके पार्टिकल थोड़े थोड़े गैप होता है पार्टिकल में। अब वाटर है, मान के चलिए वाटर है, अब ये वाटर है, तो इसके जो ये मॉलिक्यूल हो गए इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा होगा। कंपैरिजन किसके? सॉलिड के कंपैरिजन में इसका स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कारण ये किस स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे, तरल अवस्था में होंगे। आती है थर्ड स्टेट की बात, गैसीय स्टेट की बात। इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। थर्ड स्टेट के बारे में जान लेते हैं अब, गैसीय स्टेट। लास्ट वन कौन सी बचती है? गैसीय स्टेट। गैस अवस्था। तुमने सिलेंडर देखा है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है, या फिर कोई भी ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन देखी है तुमने? गैस विजिबल होती है, नॉन विजिबल होती है। गैस क्या होती है? नॉन विजिबल है। और हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, हमने फर्स्ट क्लास में रीड किया था कि मैटर क्या विजिबल भी होते हैं और नॉन विजिबल भी होते हैं। तो इन दोनों को किस में काउंट किया जाता है? विजिबल स्टेट। और थर्ड जो स्टेट बचती है गैस स्टेट, इसको किस में काउंट किया जाता है? नॉन विजिबल स्टेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? नॉन विजिबल मैटर, है ना? क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब एक रूम में इतनी गैस आ सकती है जितनी हम एक बोतल में भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसको खाली कर दूं, इसके अंदर इतनी भी गैस डाल सकता हूं मैं जितनी एक रूम में भी आ जाए। इसका मतलब इसका वॉल्यूम, आयतन और शेप फिक्स नहीं होती। ये दोनों ही इसकी फिक्स नहीं होती। इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम और ना ही शेप इसकी फिक्स होती है। इसका आयतन और शेप, आकार कुछ भी इसका फिक्स नहीं होता। ये जिस स्टेट में जाएगी वैसा ही रूप ले लेते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट में जाएगी वैसा ही ले लेते हैं। अगर इसको बड़े बर्तन में डालेंगे तो बड़े बर्तन के भी प्लेस ले लेते हैं, छोटे में डालेंगे तो छोटे में भी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कॉम्प्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है, संपीड्यता, इसमें संपीड्यता क्या होती है, ज्यादा होती है। भाई इन्हें कंप्रेस या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके आकार वगैरह में या फिर इसको एक छोटे ही प्लेस में भी पूरा रख सकते हैं। इन तीनों स्टेट के बारे में हमें पढ़ा, सॉलिड स्टेट के बारे में हमने जाना, लिक्विड स्टेट के बारे में हमने जाना, गैसीय स्टेट के बारे में हमने जाना। अब इनके आगे इनको कौन इफेक्ट करता है, कौन इनको प्रभावित करता है, ये हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। यहाँ तक भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता देना हमें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। हमने तीनों स्टेट के बारे में अच्छे से जान लिया है, आगे कल देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है जॉब फोकस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।